वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग। हिंदी गद्य बेसिकली आपको पढ़ना है तो हिंदी गद्य में एक आपको डायरी पढ़नी पड़ती है। एक डायरी आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, तो उसी डायरी के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा। क्योंकि इस डायरी से पिछले 2-3 वर्षों में एक प्रकार से एक क्वेश्चंस बना हुआ है। वो क्वेश्चंस पूछा जाता है कि मुक्तिबोध की जो एक लेखक की डायरी है इसका सारांश लिखिए या इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, ये बेसिकली है क्या। तो डायरी जो होती है एक प्रकार से वो दैनंदिनी कहा जाता है उसको। ठीक है, अब डायरी एक प्रकार से डेली की डेली लाइफ में जो घटनाएं एक प्रकार से किसी कवि के या किसी लेखक के जीवन में घटित होती हैं, वो लेखक जो होता है उसको एक प्रकार से साहित्यिक शैली देते हुए या साहित्य के अकॉर्डिंग उसमें कुछ रस वगैरह मिला करके या कुछ एक प्रकार से थोड़ा मिर्च मसाला डाल करके थोड़ी बहुत चीज़ें यथार्थ पृष्ठभूमि पर एक प्रकार से लिखता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें ज़्यादा नकलची चीज़ें नहीं होती हैं, जो दिन की चीज़ें एक प्रकार से होती है उसको एक प्रकार साहित्यिक शैली में उसको लिख देते हैं। ठीक है, तो दैनंदिनी बेसिकली लेखक अपने द्वारा ही लिखता है। ठीक है, या उसके कुछ विचारों का समूह जो डेली का डेली उसके दिमाग में आ रहे हैं उनको प्रकाशित करवा रहा है, फिर उसी की एक पुस्तक बनवा करके प्रकाशित करवा रहा है डायरी के नाम से। तो सेम ऐसे ही एक प्रकार से मुक्तिबोध की एक प्रकार से डायरी है। सॉरी, थोड़ा सा मौसम बदल रहा है तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत है। हिंदी में हिंदी गद्य पढ़ना है बीए थर्ड सेमेस्टर में, आप सभी लोग जानते हैं मैं श्रृंखला चालू कर चुका हूं। तो ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक तो अपने आप में एक चैप्टर है और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो महत्वपूर्ण चैप्टर की क्लासेस मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इससे पहले मैंने एक प्रकार से लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की व्याख्या करी, उसको मैंने बताया। इसके अलावा मैंने जो है तीसरी कसम कहानी की एक प्रकार से समीक्षा करी। ऐसे ही और तमाम प्रकार के जो एक प्रकार चैप्टर्स होंगे जिनसे लगातार परीक्षा में प्रश्न खूब आए हैं, उन चैप्टर्स को मैं पहले क्लियर करवा दूंगा, फिर उसके बाद में और भी क्लासेस आपकी होती रहेंगी। ठीक है, तो ये सभी विश्वविद्यालयों के लिए है, ध्यान रखेंगे। तो एक लेखक की डायरी को समझने से पहले सबसे पहले मुक्तिबोध के जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, डायरी एक प्रकार से जिसको दैनंदिनी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में इसकी अगर बात की तो एक लेखक की डायरी, ये एक प्रकार से इनके डायरी का एक प्रकार से शीर्षक है किसके, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जी का पूरा नाम क्या है, गजानन माधव मुक्तिबोध, उपनाम है इनका मुक्तिबोध। गजानन माधव इनका पूरा नाम है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध इनका एक प्रकार से पूरा नाम है, ध्यान रखेंगे। जन्म इनका हुआ था 13 नवंबर को 1917 ईस्वी में आपका जन्म हुआ था। आपका जन्म श्योपुर में हुआ था, मध्य प्रदेश में पड़ता है श्योपुर। इनकी मृत्यु हुई थी 11 सितंबर को 1964 ईस्वी में। गजानन माधव मुक्तिबोध बड़े विद्वान आदमी थे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ये एक प्रकार से एक लेखक ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़े कवि भी थे। अंधेरे में, चांद का मुंह टेढ़ा है, ऐसी तमाम प्रकार के एक प्रकार से ग्रंथ लिखने में माहिर रहे हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, समीक्षक, निबंधकार, कहानीकार, उपन्यासकार, यानी इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, कहानियाँ भी बहुत सारी लिखी, निबंध भी लिखा है, आलोचनाएं भी करी हैं, समीक्षा भी करी है, समीक्षा ग्रंथ भी लिखे हैं, और अंधेरे में कविता ऐसे बड़ी बड़ी लंबी लंबी कविताएं भी लिखने में माहिर रहे हैं। इनके रूप में इनको प्रसिद्धि मिली। इन्हें प्रगतिवाद और नई कविता के मध्य कड़ी के रूप में माना जाता है। यानी कि प्रगतिवाद बेसिकली आप देखते हैं 1943 ईस्वी में प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन होता है, यहीं से प्रगतिवाद की शुरुआत होती है। प्रगतिवाद बेसिकली 1954 तक एक प्रकार से चलता है, ठीक है, लगभग ये आप देखते हैं 10-11 सालों का समय प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है, जिसमें बेसिकली अज्ञेय, मुक्तिबोध और जैनेन्द्र कुमार इन सभी की कविताएं वगैरह हुआ करती थी प्रकाशित। तार सप्तक होते थे, 7 कवियों की रचनाएं उसमें प्रकाशित होती थी। तो 1943 में एक प्रकार से प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। इसमें एक प्रकार 7 कवियों की रचनाएं प्रकाशित हुई जो कि एक ही विचारधारा को फॉलो करती थी। प्रगतिवाद कोई वाद नहीं है, इस बात को नकारते भी हैं कौन, ठीक है, सॉरी, प्रयोगवाद। तो प्रगतिवाद बेसिकली देखिए, ये प्रयोगवाद की समय सीमा क्या है, ये प्रयोगवाद है, ठीक है, प्रयोगवाद ये है। प्रगतिवाद इससे पहले था, ठीक है। प्रगतिवाद की अगर बात की तो प्रगतिवाद जो है, समझे इसके बारे में, प्रगतिवाद जो है ये 1937 से लेकर के 1943 तक, ठीक है, 1943 तक था कौन, प्रगतिवाद, ठीक है, ये प्रगतिवाद की समय सीमा है। और प्रगति के बाद में आया प्रयोगवाद, ठीक है, प्रयोगवाद आया। और प्रयोगवाद के बाद में आती है नई कविता 1954 से लेकर के 1960 तक एक प्रकार से चलती है कौन सी, नई कविता, ठीक है। तो इस तरीके से प्रगतिवाद 1937 से लेकर के 1960 तक
इन्होंने एक प्रकार से बड़ी ज़बरदस्त भूमिका निभाई। किसने? जो है गजानन माधव मुक्तिबोध में, ठीक है। समीक्षाएं लिखी, कविताएं लिखी, ठीक है, निबंध लिखे, कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे, ठीक है, कई सारा काम किया। तो इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये प्रगतिवाद और नई कविता के मध्य यानी बीच में एक कड़ी के रूप में जाने जाते हैं। मुक्तिबोध ने मार्क्सवाद और अस्तित्ववाद आदि अनेक आधुनिक विचारधाराओं का अध्ययन किया, यानी इन पर मार्क्सवाद का प्रभाव बहुत अधिक मात्रा में भी रहा है, इसकी में कोई दो राय नहीं है। मार्क्सिस्ट थे, जिसका प्रभाव उनकी कविताओं पर आप देखेंगे बिल्कुल मिलेगा। मुक्तिबोध तार सप्तक 1943 में जो प्रकाशित हुआ था, तार सप्तक अज्ञे जिसके संपादक थे उसके कवि थे, यानी कि तार सप्तकों के कवि भी थे, यानी इनकी रचनाएं तार सप्तकों में प्रकाशित हुई थी। खास करके प्रथम तार सप्तक में मुक्तिबोध की रचनाएं प्रकाशित थी। मुक्तिबोध बेसिकली फैंटेंसी के लिए जाने जाते हैं, यानी कि ये एक प्रकार से अंधेरे में कविता आप पढ़ेंगे तो फैंटेंसी कविता है, लंबी कविता है, दीर्घ कविता है। हिंदी कविता में आप देखेंगे कि फैंटेंसी की पहचान मुक्तिबोध की कविताओं के माध्यम से होती है। काव्य के अतिरिक्त इन्होंने उपन्यास लिखा, समीक्षा लिखी, कहानी लिखी, अनेक विधाओं में रचनाएं करी हैं। इनके द्वारा कला, संस्कृति, समाज, राजनीति यानी पॉलिटिक्स, सोसाइटी, कल्चर और आर्ट, इन सभी से रिलेटेड इनकी रचनाएं होती हैं। ये दीवार पर बने चित्र को भी एक प्रकार से पहचान जाते हैं। टूटा हुआ पलस्तर को देख करके ये एक प्रकार से तमाम प्रकार की बातें करते हैं। अंधेरे में कविता में आप देखते हैं बैंड वगैरह के साथ जब वो चीज़ें चलती है, मतलब कि बड़ी ज़बरदस्त कविता है अंधेरे में। लेकिन कविता का जो ताल, छंद, ये सब है वो सब नहीं पता चलेगा आपको। मैं निकला अंधेरे में जा रहा था, ऐसे कुछ कविता आपको मिलेगी। मतलब कविता का कोई उसमें रस नहीं, नीरस टाइप की कविता, वैचारिक कविता आप मान सकते हैं, ठीक है। आदि से संबंधित अनेक सा लेख भी लिखे इन्होंने। मुक्तिबोध की समस्त रचनाएं मुक्तिबोध रचनावली के नाम से 6 खंडों में छपी हैं। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वो मुक्तावली मतलब कि मुक्तिबोध रचनावली के नाम से 6 खंडों में इनकी पूरी की पूरी रचनाएं संकलित की गई हैं। इनकी रचनाओं के नाम कुछ इस प्रकार हैं। रचनाएं देखें कई प्रकार की हैं। इन्होंने काव्य ग्रंथ जो लिखे, काव्य संग्रह, बेसिकली काव्य संग्रह मतलब कविताओं का संग्रह, वो काव्य संग्रह है। इनका एक काव्य संग्रह है जो प्रकाशित हुआ था 1964 ईस्वी में, बड़ा फेमस है। चांद का मुँह टेढ़ा है। देखिए, लोग चांदों से चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पर चश्मे का पहरा। ये गाना क्यों गाना गाया गया? चांद ही क्यों कहा गया, सूर्य क्यों नहीं कहा गया? बुध, मंगल, पृथ्वी, इन सभी से तुलना क्यों नहीं की गई? बाकी और शनि के भी कई उपग्रह हैं, उनसे तुलना क्यों नहीं की गई स्त्रियों के मुखड़े की? चांद सा रोशन चेहरा ही क्यों कहा गया? इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि चांद जो होता है बड़ा खूबसूरत दिखता है, शीतलता प्रदान करता है। जिस तरीके से एक पुरुष को एक स्त्री शीतलता देती है, ये उसके दिमाग में या एक प्रकार से उसको उसकी जो अर्धांगिनी होती है वो उस तरीके से जिसको खुशी देती है, उस तरीके से चांद भी एक प्रकार से जो गर्मी की रातों में या अन्य ठंडी की रातों में आप देखते हैं वो शीतलता प्रदान करता है। चंद्रमा शीतल है तो चांद बड़ा खूबसूरत भी दिखता है, कलाएँ भी बदलता है। तो स्त्रियां भी गहने पहनने के बाद में और खूबसूरत लगती हैं, मेकअप करने के बाद में और थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे ये सब चीज़ें जो हैं तो तुलना चांद से की जाती है, क्योंकि चांद खूबसूरत दिखता है। आदिकाल से लेकर के भक्ति काल, जीति काल तक आते आते आधुनिक काल के ही छायावाद वगैरह तक भी आप देखते हैं कि स्त्रियों के रूप की तुलना चांद के एक प्रकार से मुखड़े से, मतलब कि स्त्रियों के मुख की तुलना चांद से की जाती है। उसी चांद को मुक्तिबोध ये कह देते हैं कि चांद का मुंह टेढ़ा है। क्या कहते हैं? चांद का मुंह टेढ़ा है। ऐसे निर्भीक कवि हैं मुक्तिबोध। मुक्तिबोध के बारे में और ऐसी कई अनसुनी बातें जो शायद आपको ना पता हो। इनके कुछ दोष भी थे, मतलब कुछ अलग चीजें भी थी, लेकिन वो बताने में एक प्रकार से यहां पर नहीं बताना उचित है। लेकिन बहुत जबरदस्त कवि हैं। कवि ही नहीं बल्कि एक वैचारिक लेखक के रूप में इनको आप जान सकते हैं। एक विचार इनके लेखक रचना में चलता है। मार्क्सवाद, यथार्थवाद की धरातल पर लिखते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा 1964 में प्रकाशित एक काव्य संग्रह, इसमें कई सारी कविताएं। और इसके अलावा दूसरी है भूरी भूरी खाक धूल, 1980 में एक प्रकार से इनकी काव्य ग्रंथ प्रकाशित हुआ, काव्य संग्रह। कहानियां भी इन्होंने लिखी हैं। कहानी संग्रह, इनके 2 कहानी संग्रह के नाम बड़े फेमस है। एक तो काठ का सपना, इसमें कई कहानियां हैं। काठ का सपना नाम शीर्षक से कहानी संग्रह प्रकाशित हुई 1967 यानी 1967 में। इसके बाद में दूसरी कहानी संग्रह है सतह से उठता आदमी, ठीक है। ये 1971 में इस कहानी संग्रह का प्रकाशन हुआ। कहानी संग्रह मतलब कई सारी कहानियों का संग्रह। इसके अलावा उपन्यास जो इन्होंने लिखा,
उपन्यास में एक विपात्र नाम का उपन्यास इन्होंने लिखा, ठीक है। इसके अलावा आलोचना ग्रंथ लिखे, समीक्षा ग्रंथ जिसको आप कह सकते हैं। तो इसमें कामायनी एक पुनर्विचार लिखा जो कि बड़ा फेमस हुआ है। कामायनी एक पुनर्विचार 1961 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। इसके अलावा नई कविता का आत्मसंघर्ष 1964 में, और तो इन्होंने आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं कई सारे, जैसे कि इनके आलोचना ग्रंथ में आप देख पा रहे होंगे। आलोचना ग्रंथ में जैसे कामायनी एक पुनर्विचार 1961 में प्रकाशित हुआ, बड़ा फेमस ग्रंथ है ये बहुत ही फेमस ग्रंथ है, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रंथ है कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी पर बड़े ज़बरदस्त लेख है। इसके अलावा नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये भी एक प्रकार से बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिखा, 1964 में प्रकाशित हुआ, एक आलोचना ग्रंथ है। इसके अलावा नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये भी बड़ा ज़बरदस्त इनकी रचना है, 1971 में। पढ़ने लायक ये तीनों एक प्रकार से इनके लेख हैं, बड़े फेमस हैं। और इतिहास को लेकर के भी इन्होंने इतिहास भी लिखा है। इतिहास में भारत इतिहास और संस्कृति लिखा इन्होंने, ठीक है। तो इतिहास ग्रंथ भी लिखा है। तो ये हैं गजानन माधव मुक्तिबोध जी। मुक्तिबोध के रचनाक्रम और साहित्य के प्रति सत्यता से युक्त निष्ठा के कारण डॉक्टर नामवर सिंह, जो बड़े आलोचक हैं, बड़े अच्छे इतिहासकार भी हैं, उन्होंने कहा नई कविता में मुक्तिबोध की जगह वही है जो छायावाद में निराला की थी। यानी जो छायावाद में निराला ने जो काम किया है वही काम नई कविता में मुक्तिबोध ने किया। साहित्य के क्षेत्र में मुक्तिबोध एक जटिल और यथार्थवादी रचनाकार रहे हैं। इनकी भाषा इनकी भांति नाना प्रकार की विशेषताओं से परिपूर्ण है। इनकी भाषा पर जगदीश गुप्त का कहना है कि मैं उनकी कविताओं को पढ़कर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। कौन? जगदीश गुप्त जी कहते हैं कि मैं मुक्तिबोध की कविताओं को पढ़ करके इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति के अनुरूप रूपकों, प्रतीकों और बिंबों की परिकल्पना करते हुए भाषा गढ़ी है। आप अंधेरे में कविता अगर इनकी पढ़ लेंगे तो उसको पढ़ने के बाद में इनकी सारी विशेषताएं उस कविता में आपको मिल जाएंगी। मुक्तिबोध की रचनाओं में मुहावरों का प्रयोग अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये मुक्तिबोध की एक प्रकार से कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। आप थोड़ा सा एक लेखक की जो डायरी या एक साहित्यिक की जो डायरी है इसके बारे में, इसके पाठ का सारांश थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत छोटी सी रचना है, ज़्यादा बड़ी नहीं, तो इसमें कुछ सारांश तो आपको बताना ही नहीं। बस एक कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें कुल कितने प्रकरण हैं, तो 13 प्रकरण हैं, उनके नाम पूछा जाता है, तो उनके नाम भी मैं आपको समझा दूंगा। एक साहित्यिक की डायरी केवल उस स्तंभ का नाम है जिसमें दैनिक जीवन की घटनाओं का वर्णन ना करके विचारों की अभिव्यक्ति के अंतर्गत अनेक प्रश्नों पर विचार किया है और उन प्रश्नों पर अपने तर्क मुक्तिबोध जी ने दिए हैं। अलग अलग जो है प्रश्नों पर अलग अलग तर्क या अलग अलग जो विचार इन्होंने दिए हैं, उनके विचारों का संकलन जो डेली की डेली या इधर उधर करके पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित होते थे, तमाम पत्रिकाओं में लेख वगैरह जो छपते थे, उन्हीं लेख उन्हीं विचारों को एक प्रकार से एक पुंज बना करके एक लेखक की डायरी बना दी गई। अभिव्यक्ति के अंतर्गत अनेक प्रश्नों पर विचार किया गया है। मुक्तिबोध वसुधा पत्रिका के पहले नागपुर से प्रकाशित जो नया खून साप्ताहिक पत्रिका थी उसमें एक साहित्यिक की डायरी स्तंभ के अंतर्गत कभी अर्ध साहित्यिक और कभी साहित्यिक विषयों पर छोटी छोटी टिप्पणियाँ लिखा करते थे, छोटी छोटी बातें लिखा करते थे इन सभी पत्रिकाओं के माध्यम से। और वही छोटी छोटी टिप्पणियाँ और पत्रिकाओं में लेख जो छपे इनके, उन्हीं को मिला करके एक लेखक की डायरी जो है बना दी गई। मुक्तिबोध की डायरी उस सत्य की खोज है जिसके प्रकाश में लेखक अपने जीवन के संपूर्ण अनुभव को सार्वभौमिक अर्थ देता है, एक यूनिवर्सल मीनिंग देता है, ठीक है। मुक्तिबोध की एक साहित्यिक की डायरी जो इनकी शीर्षक वाली जो डायरी है दैनंदिनी है, इसका प्रथम प्रकाशन श्रीकांत वर्मा ने उनके जीवन काल में ही किया था। दूसरे संस्करण का प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा किया गया। भारतीय ज्ञानपीठ एक संस्था है जो कि पुरस्कार भी देती है, तो भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा द्वितीय संस्करण का प्रकाशन किया गया एक साहित्यिक की डायरी का, जो इनके और विचार थे उनको छापा गया। पहला तो छापा था श्रीकांत वर्मा जी ने, जब वो जिंदा थे यानी कि मुक्तिबोध जी जीवित थे तभी छाप दिया था। उनकी मृत्यु के बाद में दोबारा दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ भारतीय ज्ञानपीठ जो है संस्था के द्वारा। मृत्यु के 2 माह के उपरांत किया गया था। इसमें कुल मिलाकर के 13 प्रकरण हैं। कौन कौन से? पहला प्रकरण है तीसरा क्षण, दूसरा है एक लंबी कविता का अंत, तीसरा है डबरे पर सूरज का बिंब, चौथा है हाशिए पर कुछ नोट्स। हाशिए मतलब होता है खात्मे की ओर, ठीक है। अगला है 5वां सड़क को लेकर एक बातचीत,
छठा है एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, यानी ये सब मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर चर्चा की है, अपने विचारों को रखा है इन्होंने, ठीक है। अगला है नए की जन्म कुंडली, मतलब कि नए की जन्म कुंडली 1, इसके अलावा नए की जन्म कुंडली 2, इसके अलावा वीरकर, विशिष्ट और अद्वितीय, कुटियान और काव्य सत्य, इन सभी मुद्दों पर इन्होंने इसमें चर्चा करी है, ठीक है। इसके अलावा कुटियान और काव्य सत्य हो गया, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 1 और कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी 2, इन मुद्दों पर इन्होंने बड़ी विस्तार से बारीकी के साथ साहित्यिक शैली का प्रयोग करते हुए लेख लिखे हैं, चर्चा करी है। उन्हीं चर्चा के समूह को एक प्रकार से एक लेखक की डायरी के रूप में प्रकाशित कर दिया गया, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, और तमाम प्रकार की बातें, ज्ञान की बातें। तो एग्जाम में जो पूछा जाएगा बस यही पूछा जाएगा, और इतना ही अगर आप लिख देंगे, आपसे पूछा जाएगा एक साहित्यिक की डायरी पाठ का सारांश लिखिए, आप इन्हीं चीज़ों को लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। बाकी और इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, छोटा सा चैप्टर था इसीलिए मैंने आपको कहा कि इसको बता दिया जाए, ठीक है। धन्यवाद, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले ही जान लें कि आपको हिंदी का पूरा कोर्स पढ़ना है अगर, तो उसके लिए आपको एक प्रकार से SMS करना होगा 9161 93 60 62 पर। यहाँ पर एक प्रकार से आपको PDF नोट्स और हिंदी का पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा। हिंदी ही नहीं बल्कि आपके हिंदी के साथ साथ और जो सब्जेक्ट होंगे, हिंदी के अलावा आपके कोई भी सब्जेक्ट हैं, हिंदी है या और 3-4 सब्जेक्ट जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, उन सभी की तैयारी, यानी सभी सब्जेक्ट का कोर्स बेसिकली, ऐसे कहीं हिंदी का केवल नहीं, सभी सब्जेक्ट का आपका कोर्स जो होगा वो मात्र और मात्र 100 रुपीज़ कर दिया गया है। जो हिंदी का केवल कोर्स था उसी कोर्स में सारे सब्जेक्ट के कोर्स को इंक्लूड कर दिया गया है, प्लस में इसमें आपका को करिकुलर वाला कोर्स भी शामिल कर दिया गया है। तो इस तरीके से आप को करिकुलर परीक्षाओं की भी तैयारी कर पाएंगे PDF के माध्यम से और वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से। तो अभी तुरंत ज्वाइन करें, SMS करें 9161 93 60 62 पर। बहुत ही बारीकी के साथ यहाँ पर आपको अध्ययन करवाया जाएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव क्लासेस आपकी लगातार होती रहेंगी, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले तीसरी कसम उर्फ मारे के गुलफाम कहानी, जो कि एक आंचलिक कहानी है, फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखा है, इसकी एक प्रकार से व्याख्या और इस कहानी का सारांश, कहानी कला के तत्वों के आधार पर मैंने पूरा का पूरा समझाया है। सारांश ही नहीं बल्कि कथोपकथन, इसमें जो एक प्रकार से और भी चीज़ें शामिल हैं, उन सभी के बारे में मैंने बताया है। तो आप देख लीजिएगा इस वीडियो को भी। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मेरे हिसाब से आप अगर कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो आपकी और बेहतर तैयारी हो जाएगी। धन्यवाद। आपके सारे सब्जेक्ट की PDF नोट्स वहाँ पर आपको मिलेगी। मैराथन क्लास, महासंग्राम वीडियो या और मॉडल पेपर की PDF नोट्स सब मिल जाएगी आपको अगर आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।